हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। जल्दी से क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा को हम विधिवत रूप से शुरू कर सकें। और उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी आवाज भी आ रही होगी, प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहा होगा, सब कुछ ठीक होगा, है ना। चलिए, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज आपको पता ही है क्या हमको पढ़ाना है, ठीक है। और आज हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात करने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। तो एक बार जल्दी से क्लास के साथ में जुड़ जाइए मेरे दोस्त, ताकि आज की इस कक्षा को हम विधिवत रूप से शुरू कर सके। यहां पर मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे साथी हमसे जुड़ चुके हैं, और आप लोग नाराज मत होइएगा अगर मैं आपके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं तो। और आपको पता है कि एसएससी ने अभी हाल ही में एक प्रेस जारी किया है, जिसके अंतर्गत उसने कहा है कि भैया आप लोगों की जो एग्जाम है वो 9 सितंबर से वो शुरू करेगा। 9 सितंबर से लगा करके मेरे ख्याल से, मैं भूल रहा हूं, 25 या 26 सितंबर तक आपकी एग्जाम चलेगी। तो अब हमें उसको ध्यान में रखते हुए भी सिलेबस को कवर अप करवाना है, ठीक है। तो हमें दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना है। सभी को नमस्ते। आइए बिना किसी देरी के हम लोग कक्षाओं की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को पता है कि आज जो हमारा टॉपिक है, दरअसल हम अर्थव्यवस्था के प्रकारों को लेकर के बात करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अर्थव्यवस्था के प्रकार। कल मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था, अर्थव्यवस्था के प्रकार, कि इकोनॉमिक्स के टाइप, कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है, यही कुछ पढ़ना है हमें, ठीक है। हैंड रिटन पीडीएफ भी मैं जल्दी डलवा दूंगा, अगर कल का नहीं डला है तो डोंट वरी, ठीक है। आइए जरा शुरू करते हैं। और मैं हेडिंग डाल रहा हूं अर्थव्यवस्था के प्रकार। ये कलर ठीक है या चेंज करूं इसको मैं? एक बार जल्दी बता दो, है ना। अभी जीडी की कोई एग्जाम नहीं है, ध्यान रखिएगा, केवल सीजीएल का आया नोटिफिकेशन, जीडी का अभी नहीं आया है। एसएससी में सीजीएल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए अर्थव्यवस्था के प्रकारों की हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मैं एक बार फोन चेंज कर लेता हूं, इसका यही रख लेता हूं, है ना, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो आइए अर्थव्यवस्था के प्रकारों को हम लोग देखने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकारों को सामान्य रूप से मेरे दोस्त 3 आधारों पर बांट करके देखा जाता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकारों को कितने आधारों पर बांट करके देखा जाता है? ध्यान रखिएगा, 3 आधारों पर बांट करके देखा जाता है। तो मैं लिख रहा हूं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। और ये 3 आधार कौन कौन से हैं? तो जरा आइए इनकी भी हम बात कर लेते हैं कि 3 आधार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आधार मैंने बताया था कि दो देशों के बीच में या दो इकोनॉमी के बीच में संबंध कैसा है। ध्यान रखिएगा, अगर दो देशों के बीच में संबंध अच्छा है, खुला है, लेन देन होता है, तो ध्यान रखिएगा उसके आधार भी हम इकोनॉमी, मतलब उसके आधार पर भी हम इकोनॉमी को ध्यान में रखेंगे। तो भैया पहला आधार क्या है? वैदेशिक संबंधों के आधार पर। वैदेशिक संबंधों के आधार पर, वैदेशिक संबंधों के आधार पर, वैदेशिक संबंधों के आधार पर, ऑन द रिलेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 कंट्रीज। तो ध्यान रखिएगा, या फॉरेन रिलेशन भी आप कह सकते हैं। तो वैदेशिक संबंधों के आधार पर इकोनॉमी कितने प्रकारों की होती है, ठीक है। तो वैदेशिक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है वह 2 प्रकारों की है। कौन कौन से 2 प्रकार है? तो ध्यान रखिएगा, एक को आप कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिएगा, एक को आप कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। और खुली अर्थव्यवस्था को हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो खुली अर्थव्यवस्था को हम लोग ओपन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त इसको अंग्रेजी में? ओपन इकोनॉमी। तो इसे ओपन इकोनॉमी हम कहते हैं। मैं अभी बताऊंगा ओपन इकोनॉमी किसे हम कहते हैं, ठीक है। ओपन इकोनॉमी हम इसे कहते हैं। वहीं पर वैदेशिक संबंधों के आधार पर जो दूसरा प्रकार है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। और बंद अर्थव्यवस्था को हम अंग्रेजी में क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं।
क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। किसी देश का, ध्यान रखिएगा, किसी देश का डेवलपमेंट कितना हुआ है, वहां का विकास कितना हुआ है, इसके आधार पर भी इकोनॉमी को बांट करके देखा जाता है। तो दूसरा मैं लिखूंगा यहां पर मेरे साथियों, किसी देश के विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो किसी देश का विकास कितना हुआ है, तो विकास के आधार पर इकोनॉमी के प्रकार कितने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट आप इसे कहेंगे कि उस देश की इकोनॉमी का विकास कितना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट मेरे दोस्त, जो इकोनॉमी है वो कितने प्रकार की होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अगर विकास बहुत कम हुआ है तो उसे हम कहेंगे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी आप इसे कहते हैं, अंडर डेवलपिंग। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, अंडर डेवलपिंग। अल्प विकसित का मतलब क्या होता है, अंडर डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी। और अगर विकास थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो हम उसे कहेंगे विकासशील। वहां की अर्थव्यवस्था क्या होगी, विकासशील अर्थव्यवस्था होगी, जिसे आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। और अगर विकास बहुत ज्यादा तेज हो गया है तो वहां की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था। और इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो विकसित या इसी को डेवलप्ड के नाम से आप लोग जानते हैं। यह बात ध्यान रखना, ये दरअसल विकास कितना हुआ है किसी देश की इकोनॉमी का, उसके आधार पर इकोनॉमी के प्रकार है, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पर तीसरा भी एक आधार है, और वो तीसरा आधार क्या है जरा वो समझो। तीसरा आधार है कि उस देश की इकोनॉमी में रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है। भैया उस देश की इकोनॉमी में रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है, इसके आधार पर भी इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अभिषेक मौर्य, सर ये क्लास सही टाइम नहीं है, इससे सही करो, क्या दिक्कत है इसमें भाई। शिवांशी गुप्ता, सर फर्स्ट हेडिंग की इंग्लिश लिखा लीजिए। ए भगवान, कल ही तो बताया था मैंने इसकी इंग्लिश, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वैदेशिक संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की इकोनॉमी है, विकास की अवस्था के आधार पर 3 प्रकार की है, और एक और है मेरे साथियों जिसे आप लोग किस नाम से जानेंगे कि उस देश के जो रिसोर्सेस है, संसाधन है, उस पर कंट्रोल किसका है। तो संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर नियंत्रण के आधार पर, संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑन रिसोर्सेस, क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑन रिसोर्सेस, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अब इसको भी अंग्रेजी में लिख देता हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑन रिसोर्सेस। रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है, उस देश के जो रिसोर्सेस है उस पर कंट्रोल किसका है। तो ध्यान रखिएगा, उस देश के रिसोर्सेस पर कंट्रोल अगर सरकार का है, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल उस देश के रिसोर्सेस पर है, तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। मैं बात करूंगा इसके बारे में, समाजवादी को हम लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानेंगे। ध्यान रखिएगा, समाजवादी को हम लोग जानेंगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। अगर किसी देश की इकोनॉमी में रिसोर्सेस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का है, ध्यान रखना, तो हम उसे कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मैं बात करूंगा इसके बारे में, डोंट वरी। दूसरा मेरे साथियों ध्यान रखना, अगर किसी देश के रिसोर्सेस पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है तो उसे आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानेंगे, या इसी को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से भी जानेंगे। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आप कहते हैं। अगर किसी देश की इकोनॉमी में
गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रोल है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसी को मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। आपने ये सारी की सारी इकोनॉमी के प्रकार पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो आपने जरूर सुने होंगे कि भैया किसी देश की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, तो किसी देश की इकोनॉमी जो है वह विकासशील है, और वहीं पर किसी देश की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग एक एक बात को यहां पर पढ़ लेते हैं, एक एक चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात मेरे साथियों यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा वैदेशिक संबंधों के आधार पर इकोनॉमी के बारे में, जिसके दो भाग है, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। तो मैं यहां बिना किसी देरी किए आप लोगों के लिए लिख देता हूं। सबसे पहले ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, और ओपन इकोनॉमी को आप लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो खुली अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं इसको? खुली अर्थव्यवस्था। इसको आप लोग ओपन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। खुली अर्थव्यवस्था इसे आप लोग कहते हैं मेरे दोस्त, और इसी को ओपन इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और एक तरफ मैं लिख रहा हूं बंद अर्थव्यवस्था, ध्यान रखना, बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी। एक होता है ओपन इकोनॉमी और दूसरा कौन सा होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी। अब ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान शब्द में मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। आपने मेरे साथियों दो या दो से अधिक लोगों के बीच में संबंध को देखा होगा। मैं हॉस्टल की बात करता हूं, मैं क्यों आपको घुमा फिरा करके बताऊं। जैसे बॉयज हॉस्टल में क्या होता है, मैं भी हॉस्टल में रहा हूं, आप लोग भी, अधिकांश लोग जो है वो हॉस्टल में रहे होंगे मेरे दोस्त। बॉयज हॉस्टल में यह होता है कि अगर मान लो कोई नया बच्चा एडमिशन लेता है वहां हॉस्टल में, तो उसको बकेट भी लाना होती है। बकेट का मतलब बाल्टी होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में उसको और भी बहुत सारी चीजें लाना होगी। एक संदूक, बॉक्स लेकर के आना होगा जिसके अंदर उसके कपड़े रखे जाएंगे, है ना, खाने पीने का कुछ आइटम रखा जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लो दो या दो से अधिक दोस्त एक साथ उस हॉस्टल में रह रहे हैं, और मान लो कि एक मैं हूं, एक मेरा दोस्त है, एक आप भी हैं, ध्यान रखिएगा, सब लोग हैं मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा। और जब हम सब यहां पर हॉस्टल में रह रहे हैं, हम सभी रह रहे हैं, और मान लो मेरे पास में खाने पीने का सामान रखा है, मेरे पिताजी ने मुझे चने, सेव पता नहीं आपके इसमें नमकीन बोलते हैं, नमकीन, चने, नमकीन हो गया, है ना, और कुछ चिप्स हो गई, ये बहुत सारा आइटम मेरे बॉक्स में रखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को भूख लगी है, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे मेरे साथियों? तो आप मेरे पास आओगे कि यार विनय, वो बोले खाने का सामान निकाल यार, भूख लग रही बहुत तेज यार। और मैं कहूंगा अरे भाई ये ले चाबी, मैंने अपने बॉक्स की चाबी, अपने पेटी की चाबी जो है आपको दे दी, अलमारी की चाबी आपको दे दी कि ये लो, ये लीजिए चाबी, आप खा लो जो खाना है आपको। और आपने तुरंत निकाला चाबी खोल के और खाने लग गए, चिप्स वगैरह वगैरह सब कुछ खाने लग गए आप लोग, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सब कुछ आप खाने लग गए, आपने खाया, कोई बात नहीं, मैंने मना नहीं किया, आपने खाया। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे भी कुछ आवश्यक काम था, मेरे पास बाल्टी नहीं थी, मैंने नया नया एडमिशन लिया था, और आपके पास बाल्टी थी। मैं आपके पास आया, मैंने कहा भाई बाल्टी चाहिए मुझे, नहाना धोना है, कपड़े धोना है। तो आपने कहा अरे भाई ले जा, ध्यान रखिएगा, ले जा, बोले ले जा, ले जा, ये ले जा, ये ले बाल्टी ले जा तू। मैं बाल्टी लेके आ गया। फिर आपको कभी कोई किसी चीज की आवश्यकता पड़ी मेरे साथियों, फिर आप मेरे पास में आए, और आप जब मेरे पास में आए तो फिर आपने क्या कहा? आपने कहा मेरे साथियों कि यार मुझे ये चाहिए, तो मैंने कहा भाई ले जा। तो बॉयज हॉस्टल में लेना देना चलता रहता है, आ रही बात समझ में? यानी कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसे है? ओपन रिलेशन है। अगर मैं मेरे रूम में नहीं भी होता हूं तो आप आ करके मेरी शर्ट पहन जाते हो, तो कभी मेरी गाड़ी की चाबी ले जाते हो, तो कभी पेटी खोल के खुद ही खाने लगते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब मैं आपको डांटता भी नहीं हूं। तो ऐसे में जो रिलेशन है वो कैसा रहेगा? खुला संबंध रहेगा। और गर्ल्स हॉस्टल की बात मैं करूं तो गर्ल्स हॉस्टल में अगर किसी लड़की ने किसी दूसरी लड़की की बकेट भी यूज कर ली ना, तो बोल देते तूने मेरी बाल्टी कैसे उपयोग में लाई, और उसके बाल पकड़ के नोच नोच के, मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, नोच नोच के ना उसकी हालत खराब कर देती है लड़की। कहती है कि तुमने मेरी बाल्टी कैसे उपयोग में करी। और जब वो बाल्टी के लिए मना कर रही है लड़की, तो फिर दूसरी लड़की क्या उसे मदद करेगी? अगली बार नहीं करेगी। तो ध्यान रखिएगा,
यहां लड़कियों के हॉस्टल में जो संबंध है, मैं केवल एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि लड़कियां ऐसी होती ही है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसी बिल्कुल नहीं होती, बहुत समझदार होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो मैंने बताया कि गर्ल्स हॉस्टल में जो लेन देन का सिस्टम है वो बंद है। वो कहती है नहीं, न काहू को देना न काहू से लेना, न तो मैं मेरे साथियों किसी से कोई सामान नहीं लेती हूं और न ही मैं किसी को कोई सामान देती हूं, ऐसा लड़कियां कह रही है। तो वहां पर संबंध कैसा है? बंद संबंध है। वैसे ही दो या दो से अधिक जो देश होते हैं, हमारे जो कंट्रीज होती है, वहां पर भी ऐसे रिलेशन होते हैं। जैसे भारत और अमेरिका हो गया, भारत और चाइना हो गया, भारत और जापान हो गया, ये जितने भी देश है मेरे साथियों, या भारत का संबंध सबके साथ अलग अलग हो सकता है। भाई भारत का कोई अच्छा दोस्त तो हो सकता है, तो पाकिस्तान जैसा दुश्मन भी हो सकता है। तो भाई हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करते, मना कर देते, नहीं करना, हमें तुम्हारे साथ व्यापार लेन देन नहीं करना, ठीक है। और अमेरिका के साथ हम बोलते हैं नहीं नहीं, आप तो हमारे अच्छे खासे मित्र, आओ आओ, जो लेना देना है वो सब कर लेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो रिलेशन है इकोनॉमी का, लेन देन का जो रिलेशन है, उसी से आपकी इस इकोनॉमी के रिलेशन को देखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो लेन देन होता है इसको इकोनॉमी की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो लेन देन को इकोनॉमी की भाषा में आयात और निर्यात के नाम से जाना जाता है। आयात का मतलब होता है किसी चीज को खरीदना, इंपोर्ट करना, ध्यान रखना। और निर्यात का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बेचना। जैसे उदाहरण के लिए, भारत अगर गेहूं को यूक्रेन को बेच रहा है, भारत गेहूं यूक्रेन को भेज रहा है या बेच रहा है, इसका मतलब है कि भारत ने गेहूं का क्या किया? निर्यात किया। निर्यात का मतलब है एक्सपोर्ट किया। आ रही बात समझ में? वहीं पर अगर भारत किसी चीज को खरीदता है, अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, किसी से भी कोई चीज खरीदता है, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है हम लोग विदेशों से खरीदते हैं, इसका मतलब भारत उनका क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या बताया? खुली अर्थव्यवस्था में लेन देन होता है, आयात निर्यात होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें केवल एक बात लिखेंगे, इसमें आयात और निर्यात, इसमें आयात और निर्यात। और ध्यान रखिएगा, आयात को हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है खरीदना, है ना। इसमें आयात और निर्यात, निर्यात का मतलब क्या होता है? बेचना, एक्सपोर्ट हम इसे कहते हैं। इसमें आयात और निर्यात दोनों होता है, दोनों होता है। तो ध्यान रखिएगा, ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों होता है, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि अगर ये देश है कोई, ध्यान रखना मैं जो बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, अगर ये कोई देश है, ये मान लो कोई एक देश है, अगर इस देश से ये कोई दूसरा देश है, इसके लिए तो विदेशी होगा मेरे साथियों, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई ये कंट्री है और ये फॉरेन कंट्री है, ये अगर सामान यहां से इधर भेज रही है, इसका मतलब है इसके लिए क्या हो रहा है? ये एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट कर रही है और इसके पास जो सामान नहीं है वो ये अपने देश के अंदर क्या कर रही है? इंपोर्ट कर रही है। अगर दोनों अलाउ है वहां पर, तो हम कहेंगे वहां की इकोनॉमी कैसी है? ओपन इकोनॉमी है। और भारत ओपन इकोनॉमी का एक बड़ा समर्थक है। ध्यान रखिएगा, भारत जो है वो ओपन इकोनॉमी को अपनाता है, ये बात ध्यान रखना है। ये बॉयज हॉस्टल वाला मामला है भैया, सब यूज कर लेते हैं, ध्यान रखना, आप सब में समझ गए होंगे क्या है। तो यही बात है। और बंद अर्थव्यवस्था में क्या है मेरे साथियों? तो बंद अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों पर क्या होता है? बैन होता है, प्रतिबंध होता है। न काहू से लेना न काहू को देना, ऐसा सिस्टम यहां पर अपनाया जाता है। तो लिखेंगे इसमें आयात और निर्यात, इसमें आयात और निर्यात, इसमें आयात और निर्यात, इसका मतलब है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, है ना। मैं बार बार लिखने से बचूंगा, लेकिन ठीक है फिर भी लिख देता हूं। इसमें आयात और निर्यात नहीं होता, नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, कोई एक देश अन्य देशों के साथ में न तो कोई सामान खरीदता है, नहीं, ध्यान रखना ये दो देश है, ये एक विदेश मान लेता हूं, फॉरेन मान लेते हैं हम लोग, और ये कोई एक कंट्रीज मान लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, न तो ये कोई सामान बाहर से अंदर आने देता है और नहीं अंदर से बाहर की ओर मेरे साथियों जाने देता है। दोनों पर क्या होता है? बैन होता है। ना तो एक्सपोर्ट होता है ना ही इंपोर्ट होता है। ये भैया एक्सपोर्ट है,
तो ना तो एक्सपोर्ट होगा मेरे साथियों, ना ही क्या होगा, इंपोर्ट होगा, ना तो मंगवाएगा ना ही बाहर भेजेगा। इस प्रकार की इकोनॉमी क्या कहलाती है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक की बातें समझ में आ गई। तो भैया दो बातें मैं आपको बताता हूं, देखो वो बात क्या है कि ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों होता है, और क्लोज्ड इकोनॉमी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर क्या होता है, बैन होता है, दोनों पर क्या होता है, प्रतिबंध होता है, रोक होती है। तो पूछा जा सकता है कि भैया जिस अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात दोनों पर बैन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे आप लोग मेरे साथियों बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जिस इकोनॉमी में आयात और निर्यात दोनों को एक्सेप्ट किया जाता है, दोनों होता है मेरे साथियों, उसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, ओपन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रांशी सिंह आपने जवाब दिया है बेस्ट एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, नहीं बिल्कुल गलत जवाब है। नॉर्थ कोरिया आज भी दूसरे देशों के साथ में ट्रेड एंड कॉमर्स को एक्टिविटी को अलाउ करता है, ध्यान रखिएगा। इसका कोई भी अभी वर्तमान में एग्जाम्पल नहीं है। ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो मेरे साथियों न तो किसी से कोई सामान ले न किसी को कोई दे। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास में सारे के सारे रिसोर्सेस हो। अगर मेरे पास में, ध्यान रखना, अगर मेरे पास में कार है, बाइक है, साइकिल है, ध्यान रखना मेरे पास में फ्रिज है, एसी है, कूलर है, और जितनी भी चीजें हैं अगर मेरे पास में हैं तो मुझे दूसरे से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे आज भी कपड़े खरीदने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है, दूसरों से सामान खरीदना पड़ता है। तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता, अपने आप में मेरे साथियों परिपूर्ण नहीं होता। यह बात आपको ध्यान रखना। उसको किसी न किसी रूप में किसी न किसी दूसरे देश की इकोनॉमी का सहारा लेना ही पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कतई नहीं होता। यह सब बकवासबाजी है कि साउथ कोरिया इधर है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं नॉर्थ कोरिया है, नहीं साउथ कोरिया है। ध्यान रखना, खुली अर्थव्यवस्था को सभी लोग अपनाते हैं। हां, यह जरूर हो सकता है जैसे भारत की इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ में क्लोज्ड इकोनॉमी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में क्लोज्ड इकोनॉमी। हम पाकिस्तान से सामान नहीं खरीदते, नहीं उसको बेचते हैं, ध्यान रखना। लेकिन हम अमेरिका के साथ में ओपन इकोनॉमी करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं पर हम चाइना के साथ में ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ओपन इकोनॉमी का जोर आपको देखना पड़ेगा मेरे साथियों। ये खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। चलिए अब बात करते हैं मेरे साथियों, है ना, अब बात करते हैं कि किसी भी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो ध्यान रखिएगा, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं on the basis of development of economy, on the basis of development, किसी भी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ है, इसके आधार पर इकोनॉमी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 3 पार्ट कौन कौन से जरा समझ लो। सबसे पहला पार्ट है मेरे साथियों अल्प विकसित, डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग। अल्प विकसित का मतलब है अंडर डेवलपिंग मेरे साथियों, यानी कि विकास बहुत कम हुआ है और अभी चल ही रहा है, मतलब अभी पूरा नहीं हुआ है, धीरे धीरे वहां का डेवलपमेंट होता जा रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर डेवलपिंग बोलेंगे। जैसे मैं बात करूं मेरे साथियों अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है आपका, अफ्रीका महाद्वीप है, वहां पर जितने भी देश है ना, वहां पर विकास बहुत कम हुआ है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं मेरे साथियों, तो बरूंडी एक ऐसा देश है जो बहुत ही ज्यादा गरीब देश है मेरे साथियों। बरूंडी जो कंट्री है, या हम कहें कि आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो भी है, मैं लिख देता हूं अफ्रीका महाद्वीप के देश, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम जो कंट्रीज है अफ्रीका महाद्वीप के देश मेरे साथियों, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज है वो अल्प विकसित की श्रेणी में आती है। क्यों, ऐसा क्यों मेरे साथियों? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां की इकोनॉमी जो है, या वहां के जो देश है मेरे साथियों, वहां पर गरीबी सबसे ज्यादा है। आपको पता है गरीबी बहुत ज्यादा है वहां, पुअर्टी,
वहां पर हर व्यक्ति गरीब है मेरे साथियों, वहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है। गरीबी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुअर्टी बोलते हैं, पुअर्टी। वहां पर पुअर्टी बहुत ज्यादा है। और ध्यान रखना दूसरी बात, वहां पर बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी का मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट। तो मेरे दोस्त बेरोजगारी भी ज्यादा है वहां पर, और वहां पर गरीबी भी बहुत ज्यादा है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। वहां पर मेरे साथियों लोगों के पास में पीने का साफ पानी भी नहीं है। लोगों को मेरे साथियों बिजली की सुविधा भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। लोगों को रहने की सुविधा भी नहीं है। युगांडा जैसा देश, बिल्कुल हिमांशु राज ने जवाब दिया है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कंट्रीज में रिसोर्सेज जो है, ऐसी कंट्रीज में जो संसाधन है ना, रिसोर्सेज बोलते हैं संसाधन को, ये संसाधन बहुत कम है मेरे साथियों। यहां पर रिसोर्सेज क्या है? बहुत कम है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कंट्रीज में रिसोर्सेज बहुत कम हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम आधारभूत संरचना कहते हैं, रोड, बिजली, सड़क, पानी, ये सब मेरे साथियों, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आधारभूत संरचना या अधोसंरचना। इनको अधोसंरचना के नाम से भी जानते हैं। और अंग्रेजी में इसके लिए क्या शब्द है? इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द है। क्या बोलते हैं इनको? इस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ध्यान रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कमजोर है वहां पर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है, ध्यान रखना, मैं यहीं पर एक बार आपको बता दे रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है मेरे साथियों रोड, सड़क जिसे आप कहते हैं, रेलवे, वहीं पर मेरे साथियों वाटर का मतलब होता है पानी, पीने का पानी भी। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इन सब की कमी है मेरे साथियों। इसी को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, है ना? यही इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब बहुत कमजोर है। अगर ऐसा देश है तो हम कहेंगे यार उसका डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है। और अगर डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है तो हम उसे कहेंगे अल्प विकसित इकोनॉमी या अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी का ये आपका क्या है? एग्जाम्पल है। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको क्या बोलेंगे? अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी आप इसे कहेंगे। अगर डेवलपमेंट थोड़ा सा अच्छा हुआ, समझना मेरी बात को, अगर डेवलपमेंट थोड़ा सा अच्छा हो गया, वहां का डेवलपमेंट अगर थोड़ा बहुत अच्छा हो गया मेरे साथियों, थोड़ा बहुत से मेरा मतलब है कि वहां पर गरीबी थोड़ी सी कम हो गई, ध्यान रखना, बेरोजगारी थोड़ी कम हो गई, वहां पर ध्यान रखना संसाधन जो है वो ठीक ठाक अवस्था में है, पानी है पीने का, रोड है, बिजली है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा ठीक ठाक है, ध्यान रखिएगा, वो सारे के सारे जो है कंट्रीज उसे अल्प विकसित में नहीं विकासशील में देखा जाएगा। तो दूसरा जो इसका प्रकार है, इससे थोड़ी अच्छी अवस्था मेरे साथियों कहां की है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था की है। विकासशील अर्थव्यवस्था, इससे थोड़ी अच्छी अवस्था को हम विकासशील बोलते हैं। और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या बोलेंगे मेरे साथियों? डेवलपिंग इकोनॉमी। आपको पता है इंडिया जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी का हिस्सा है। भारत किसकी इकोनॉमी में आता है? तो डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है। क्या भारत में गरीबी नहीं है? तो आप कहेंगे भारत में गरीबी है लेकिन उतनी नहीं है। क्या मैं कहूंगा भारत में बेरोजगारी नहीं है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं सर है, लेकिन कम से कम अफ्रीका से तो कम ही है। मैं कहूंगा क्या भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है? आप कहेंगे नहीं सर अच्छा है, हमारे यहां वंदे भारत ट्रेन चलती है, हमारे यहां अच्छी खासी सुविधाओं के साथ में बहुत सारी चीजें चलती है। आ रही बात समझ में? तो भारत में ये है तो सही, दिक्कतें तो है भारत में, रिसोर्सेज भी भारत में कम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अल्प विकसित देशों से भी हम गए गुजरे हैं। तो ध्यान रखना हमारे देश की इकोनॉमी यहां की इकोनॉमी की तुलना में थोड़ी सी क्या है? अच्छी है। तो विकासशील देश जितने भी होते हैं मेरे साथियों, विकासशील देश जो भी होंगे मेरे साथियों, यहां की इकोनॉमी मेरे साथियों इस अल्प विकसित से अच्छी होगी। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा डेवलपिंग इकोनॉमी में? इसमें यह बात लिखूंगा या इसमें यह बात कहूंगा मेरे साथियों कि यहां की इकोनॉमी, यहां की अर्थव्यवस्था, यहां की इकोनॉमी अल्प विकसित से अच्छी होती है। अल्प विकसित, या इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में अंडर डेवलपिंग। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से थोड़ी अच्छी होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से थोड़ी अच्छी होती है, अच्छी होती है ना? तो ध्यान रखिएगा इस देश की इकोनॉमी जो है विकासशील अर्थव्यवस्था, या हम कहें मेरे साथियों डेवलपिंग इकोनॉमी जो है वो अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी की तुलना में मच बेटर, हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। और यहां कौन कौन से एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे? तो मेरे साथियों यहां पर इंडिया आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। भारत जो है मेरे साथियों वो इसके अंतर्गत आएगा।
पाकिस्तान की इकोनॉमी भी मेरे साथियों इसी के अंतर्गत आएगी, ध्यान रखना, विकासशील में। नेपाल आपका आ गया, नेपाल, नेपाल मेरे साथियों, तो नेपाल की इकोनॉमी भी मेरे साथियों वो किस में आएगी, तो ध्यान रखिएगा विकासशील में आएगी। अगर इकोनॉमी को और अच्छे से देखा जाए, अगर डेवलपमेंट और अच्छा हो जाए मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा उसी देश की इकोनॉमी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं मेरे साथियों विकासशील से अब क्या बोलेंगे, विकसित। तो ध्यान रखिएगा अगर डेवलपमेंट और अच्छा हो जाए तो उस देश की इकोनॉमी को विकसित अर्थव्यवस्था कहेंगे। और विकसित अर्थव्यवस्था में मैं पहले एग्जांपल आपको बताऊंगा मेरे दोस्त कि कौन कौन से इसमें आने वाले हैं। और विकसित अर्थव्यवस्था को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी मेरे साथियों, क्या बोलेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी। और इसमें मैं पहले एग्जांपल आपको लिखवाऊंगा ताकि और अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाए। जैसे मेरे साथियों इसमें आएगा आपका यूएसए, यूएसए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जैसे मैं इसमें लिखवाऊंगा मेरे साथियों जापान, जापान, ठीक है। और जैसे मैं इसमें लिखाऊंगा जर्मनी, जर्मनी। जैसे मैं इसमें लिखाऊंगा मेरे साथियों रूस, ध्यान रखना। जैसे मैं लिखवाऊंगा चाइना। ये सारी के सारी देश की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, तो ये विकसित अर्थव्यवस्था है, डेवलप्ड इकोनॉमी। क्यों, वहां पर ऐसा क्या है कि वहां की इकोनॉमी विकसित है, क्योंकि यहां पर गरीबी न के बराबर है। आपको सबको पता, विकसित अर्थव्यवस्था में गरीब व्यक्ति के पास भी कार होगी, ध्यान रखना। तो गरीबी बहुत कम है ऐसी देश में, तो मैंने लिखा कि गरीबी बहुत कम है मेरे साथियों, पुअर्टी जो है बहुत कम है, बेरोजगारी भी बहुत कम है। बेरोजगार तो कोई व्यक्ति वहां रहता भी नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां के व्यक्ति में एक ललक होती है, लालसा होती है काम करने की, ठीक है। तो वो कभी भी भूखे नहीं मरता है, वो काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। यहां पर कैपिटा इनकम जिसे आप कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज्यादा होती है। प्रति व्यक्ति आय, आप लोग लिखना मेरे साथियों, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम हम इसे कहते हैं, यहां पर सबसे ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहां के लोग काम करते हैं वैसी अवस्था में, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर रिसोर्सेस, मुझे बताओ जापान की बुलेट ट्रेन, जापान की बुलेट ट्रेन का और भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है। तो जापान यहां पर आएगा, यानी कि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अब आप देखो ना यार, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है अधोसंरचना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधोसंरचना के नाम से जानते हैं। तो अधोसंरचना कैसी है, बहुत ज्यादा अच्छे किस्म की है। रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं, है ना। वहां पर हम कहें कि एयर, जो आपके हवाई जहाज उड़ने वाले स्टेशन है, एयर स्टेशन आप जिसे कह दे मेरे साथियों, या आप लोग उसे मेरे साथियों एयरपोर्ट कह दो, वो बहुत अच्छा है। तो जितने भी इकोनॉमी हैं जो अच्छी अवस्था में है, वो सब कहां पर आएगी, विकसित अर्थव्यवस्था में। मुझे बताओ भारत की इकोनॉमी कैसी है, भारत की इकोनॉमी डेवलपमेंट के बेसिस पर कैसी है, तो भारत की इकोनॉमी विकासशील अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। मुझे बताओ ऑन द बेसिस ऑफ इंटर रिलेशन या फॉरेन रिलेशन, फॉरेन रिलेशन के आधार पर देश की इकोनॉमी कैसी है, तो ध्यान रखिएगा फॉरेन रिलेशन के आधार पर देश की इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है, क्योंकि हमारा लेन देन, हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो हर देश के साथ में है। हां, किसी पर्टिकुलर देश के साथ में हम लेन देन अच्छा से करते हैं, किसी के साथ नहीं भी करते हैं, ऐसा क्या है। तो यह बात ध्यान रखना, अलग अलग देशों की इकोनॉमी अलग अलग रूप में जानी जाती है। तो यह है विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक है। ये दोनों मैंने बता दिया। अब तीसरा मुझे यह बताना, देखो मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया, जरा एक बार और ध्यानपूर्वक समझ लो, सुन लो। मैंने ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी दोनों पढ़ा दिया है, अल्प विकसित पढ़ा दिया, विकासशील पढ़ा दिया, विकसित भी पढ़ा दिया है, ठीक है। ये सब आप समझ गए होंगे। अब मुझे समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित के बारे में चर्चा करनी है। तो आइए जब अगला हेडिंग डाल लेता हूं मेरे साथियों। किसी भी देश में संसाधन होते हैं, ध्यान रखिएगा, तो संसाधनों पर नियंत्रण किसका है, रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है, तो संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था, संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑन रिसोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑन रिसोर्सेस, रिसोर्सेस के ऊपर कंट्रोल किसका है। मैंने अभी 3 आपको प्रकार इसके बताए थे।
मैंने ये बताया था कि अगर रिसोर्सेस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का है, ध्यान रखना, अगर रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का, तो वहां की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होगी? अगर गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट बोले तो सरकार का, अगर गवर्नमेंट का मेरे साथियों कंट्रोल है तो वहां की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होगी? तो ध्यान रखिएगा, वहां की जो इकोनॉमी है, अगर रिसोर्सेस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का है तो वहां की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होगी? तो ध्यान रखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, जिसे आप लोग सोशलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से जानते हो। ठीक है, अगर कंट्रोल गवर्नमेंट का है तो वहां की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होगी? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, यह बात ध्यान रखना। ठीक है ना मेरे साथियों? और अगर अगर कंट्रोल, समझना, अगर कंट्रोल मेरे साथियों प्राइवेट सेक्टर का है, निजी क्षेत्र का है, अगर कंट्रोल, नियंत्रण जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है मेरे साथियों, प्राइवेट सेक्टर का अगर कंट्रोल है तो वहां की इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होगी? तो ध्यान रखिएगा, अगर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है तो वहां की इकोनॉमी होगी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था होगी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बताया? अगर रिसोर्सेस पर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का है तो वहां की इकोनॉमी कैसी होगी? पूंजीवादी होगी। कैसी होगी मेरे दोस्त? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर के कर ले। तो ध्यान रखिएगा, अगर सरकार यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र दोनों अगर रिसोर्सेस पर कंट्रोल करे मेरे साथियों, तो फिर वहां की इकोनॉमी कैसी होगी? तो ध्यान रखिएगा, अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिलकर के किसी देश की इकोनॉमी को चला रहे होंगे तो वहां की इकोनॉमी कैसी होगी? तो उसी को हम लोग बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मेरे दोस्त, मिश्रित अर्थव्यवस्था आप उसे कहेंगे, या उसी को आप लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानेंगे? तो मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से आप उसे जानेंगे। ठीक है, फिर से समझ लो मैंने क्या बताया। किसी भी देश के अंदर रिसोर्सेस होते हैं, वो रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड होते हैं। उन रिसोर्सेस का उपयोग हमें कहां करना है, इसके बारे में जानकारी हमें अच्छे से रखना पड़ेगी कि हम उसका उपयोग कहां कहां करें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी देश के रिसोर्सेस पर सरकार का कंट्रोल है, उन रिसोर्सेस को कैसे उपयोग करना है, कब करना है, यह सारा डिसीजन अगर गवर्नमेंट लेती है मेरे दोस्त, तो ध्यान रखना वहां की इकोनॉमी कैसी है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और अगर रिसोर्सेस पर कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर का है ना, टाटा, अंबानी, बिड़ला, इन सबका है मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा वहां की इकोनॉमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और अगर रिसोर्सेस पर कंट्रोल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के साथ में करते हैं तो वहां की इकोनॉमी कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आ रही बात समझ में? अब जरा आ जाओ इधर, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। देखो, समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें कि इसका प्रवर्तक कौन है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो ध्यान रखना समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख व्यक्ति है उनका नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स। क्या बोलते हैं इनको? कार्ल मार्क्स हम कहते हैं। तो मेरे साथियों, कार्ल मार्क्स जो है ये इनके प्रमुख व्यक्ति है। अगर आपसे पूछा जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में किसने बताया, तो कार्ल मार्क्स ने बताया मेरे साथियों। ठीक है, कार्ल मार्क्स आप इसे कह देते हैं, या फिर एक्स भी लिख देते, कार्ल मार्क्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नाम है ये। तो कार्ल मार्क्स ने मेरे साथियों समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कार्ल मार्क्स जो है, समझना, इनकी एक पुस्तक भी है, और उस बुक का नाम क्या है? मतलब किस किताब में इन्होंने यह बताया है कि भैया समाजवादी अर्थव्यवस्था में या सोशलिस्टिक इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बताया मेरे साथियों उन्होंने अपनी ही बुक में। उस बुक का नाम क्या है? दास कैपिटल। क्या नाम है उसका? दास कैपिटल नाम है। क्या बोलते हैं इसको? दास कैपिटल बोलते हैं। मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, दास कैपिटल। तो ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल उसे हम कहते हैं। और इसी दास कैपिटल को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसको समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बाइबिल ऑफ सोशलिज्म। तो समाजवाद की बाइबल, समाजवाद की बाइबल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बाइबिल ऑफ
बाइबिल ऑफ सोशलिज्म। तो समाजवाद की बाइबिल के नाम से आप इसे जानेंगे मेरे दोस्त। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। तो समाजवाद की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। ये दास कैपिटल पुस्तक किसकी रचना है? हु रोट दास कैपिटल? तो ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल लिखा किसने? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहते हैं रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है? तो बोले गवर्नमेंट का है। यह बात ध्यान रखना है। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि किसी भी कमोडिटी की, किसी भी वस्तु और सेवा की कीमत कौन निर्धारित करता है? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कमोडिटी की या किसी भी वस्तु और सेवा की जो कीमत है वो कौन निर्धारित करेगा? तो ध्यान रखिएगा, वो गवर्नमेंट निर्धारित करेगी कि भैया किस वस्तु की कीमत कितनी होनी चाहिए और कब होनी चाहिए। ठीक है, तो रिसोर्सेस पर कंट्रोल मेरे साथियों अगर सरकार का होता है तो वहां की इकोनॉमी कैसी है? तो वहां की इकोनॉमी मेरे साथियों समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो मेरे साथियों सरकार के द्वारा, ध्यान रखिएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट क्या क्या काम करती है, गवर्नमेंट का रोल क्या क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार क्या क्या करती है। सरकार सबसे पहले मेरे साथियों वहां पर प्राइस डिटर्मिनेशन करती है, कीमत निर्धारण। कीमत निर्धारण, तो कीमतों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी में? तो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है कि किसी कमोडिटी की कितनी प्राइस होगी। इसको हम बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन मैं बोल रहा हूं, अगर आपको छुटका छुटका लग रहा है तो प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करेगी? गवर्नमेंट करेगी मेरे साथियों। किन चीजों का प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, यह सारा का सारा मेरे साथियों कौन डिटरमाइन करेगा, कौन बताएगा? तो यही बताएगा, गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है, तो सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। किसी वस्तु की कीमत कितनी होगी, कौन कितनी महंगी बिकेगी, कौन कितनी सस्ती बिकेगी, ये सारा काम गवर्नमेंट करती है। अब देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल अगर रिसोर्सेस पर होगा तो वहां की इकोनॉमी कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यह बात किसने बताई? तो ध्यान रखिएगा, यह बात बताई है एडम स्मिथ ने। क्या नाम है मेरे साथियों? एडम स्मिथ। कल ही मैंने आपको बताया था एडम स्मिथ के बारे में। एडम स्मिथ को आप किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र के पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से आप इन्हें जानते हैं, एडम स्मिथ को। और इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, शायद कल मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, लेकिन मैं फिर बताऊंगा क्योंकि मुझे तब तक बताना है जब तक आपके भेजे में दिमाग में बात घुस नहीं जाती। 1776 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम क्या है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या बोलेंगे? वेल्थ ऑफ नेशंस। ये इनकी पुस्तक का नाम है मेरे साथियों। 1776 में यह पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? एडम स्मिथ के द्वारा। और एडम स्मिथ कहते हैं कि अगर किसी भी देश की इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है, वहां के रिसोर्सेस पर, वहां के संसाधनों पर, तो मेरे साथियों आप इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह बात ध्यान रखना। एक और बात मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है मेरे साथियों, यह दरअसल लेजेस फेयर या अहस्तक्षेप की नीति का पालन करती है। मैं पहले यहां पर लिखता हूं अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, या इसी को लेजेज फेयर के नाम से जानते हैं। लेजेज फेयर, लेजेस फेयर पॉलिसी, अहस्तक्षेप की नीति, लेजेस फेयर पॉलिसी या नीति का, है ना, या को अपनाती है, ऐसा लिखो, को अपनाती है। लेजेस फेयर का मतलब है कि सरकार का कंट्रोल इसमें नहीं होगा, सरकार का हस्तक्षेप किसी भी प्रकार का नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं लेजेस फेयर इकोनॉमी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया लेजेस फेयर की पॉलिसी को कौन सी इकोनॉमी अपनाती है या किस इकोनॉमी में लेजेस फेयर शामिल होता है, तो ध्यान रखिएगा लेजेस फेयर आपका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में शामिल होता है। ये जो इकोनॉमी है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें मेरे साथियों ध्यान रखिएगा बाजार शक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है? बाजार शक्तियों के द्वारा यहां पर कीमतों का निर्धारण किया जाता है। तो मेरे साथियों कीमतों का निर्धारण कौन करता है? इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है? देखो मैं बार बार अंग्रेजी में नहीं लिख पाऊंगा मेरे दोस्त, है समय सीमा होती है। और ध्यान रखिएगा दूसरी बात की, अब आपकी एग्जाम भी निकट है तो मैं अंग्रेजी में नहीं लिख पाऊंगा, मैं बार बार नहीं लिख पाऊंगा यार इस चीज को, और न ही मैं ईजे मार लगा पाऊंगा, सॉरी फॉर दैट।
मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है और मैं करूंगा भी आगे। हर एक बात को मैं समराइज कर करके ही क्लास से बाहर जाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा प्राइस डिटर्मिन, आप फिर भी कहोगे तो मैं लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लो मैं लिख देता हूं यार, आपका दिल क्यों दिखाऊं। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं कि कीमत का निर्धारण कौन करेगा, तो ध्यान रखिएगा मार्केट पावर करेगी, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण कौन करेगा, तो बाजार शक्तियां करेगी, और बाजार शक्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट पावर्स, मार्केट पावर्स। और आपको पता है बाजार शक्तियां दरअसल कहते किसे हैं, तो ध्यान रखिएगा बाजार शक्तियां डिमांड और सप्लाई को कहते हैं, डिमांड और सप्लाई। मैंने लिखा है डी एंड एस, मुझे पता है नहीं समझ में आएगा, मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई को क्या बोलते हैं, मार्केट पावर बोलते हैं, बाजार शक्तियां बोलते हैं। आ रही बात समझ में, बाजार शक्तियां बोलते हैं मार्केट पावर को। ये प्राइस का डिटर्मिनेशन करती है कि किसी कमोडिटी की प्राइस कितनी होगी। अब कैसे करती है, अब आप ही बताइए। अगर बाजार में, समझना कैसे करती वो मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर बाजार में, अगर मार्केट में मेरे साथियों किसी भी वस्तु की, समझना अगर बाजार में किसी भी वस्तु की डिमांड बहुत ज्यादा है, ये ऊपर एरो जा रहा है, इसका मतलब है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा, डी फॉर डिमांड है। अगर किसी भी अगर मार्केट में किसी भी वस्तु की कीमत बहुत ज्यादा है, जैसे मैं बताऊं कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत, मेरे साथियों ध्यान रखिएगा, कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड जो है बहुत ज्यादा थी कि नहीं थी, थी ना। लेकिन क्या मार्केट में उसकी सप्लाई मिल पा रही थी, नहीं मिल पा रही थी, बहुत कम सप्लाई थी, लोग ब्लैक में खरीद खरीद के बेच रहे थे मेरे साथियों। तो ध्यान रखना, कोविड काल की मैं बात करूं तो डिमांड बहुत ज्यादा थी ऑक्सीजन सिलेंडर की, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत कम थी मेरे साथियों। इसकी वजह से उसकी प्राइस क्या हो गई थी, बहुत ज्यादा हो गई थी। सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो ध्यान रखना मेरे साथियों, मैंने आपको यह बताया कि अगर डिमांड ज्यादा होती है और अगर उसकी सप्लाई कम होती है तो कीमतें क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। वही मुझे बताओ अब ऑक्सीजन सिलेंडर मार्केट में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोले मिल रहा है। उसकी डिमांड कितनी है, बहुत कम है। उसकी मार्केट में सप्लाई कितनी है, बहुत ज्यादा है। मुझे बताओ उसकी कीमत कितनी है, बोले अरे सर सस्ता मिल जाएगा, बताओ कितनी चाहिए, अभी दिलवा देता हूं। आ रही बात समझ में। तो यहां पर पूरा का पूरा जो खेल है वो क्या है, मार्केट पावर का है, डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है उस चीज की, तो समझो उस चीज की कीमत ज्यादा होगी। आ रही बात समझ में। और अगर सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो फिर लोग बोलेंगे अरे ले जा यार, जा ऐसे ही ले जा, सस्ते में ले जा, जा। नहीं आया समझ में, आएगा। एक और बचा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसको भी करवा देता हूं, उसके बाद में सबका रिवीजन करवा दूंगा, डोंट वरी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं। कैसे करते जरा वो समझो, ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। मिश्रित अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट रहती है और दूसरा मेरे साथियों इसके साथ में प्राइवेट सेक्टर भी रहता है, दोनों साथ मिलकर के ये काम करते हैं। प्राइवेट सेक्टर, जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत में प्राइवेट स्कूल है कि नहीं है, आप बताओ मुझे, है कि नहीं है, मुझे ये बता दो। क्या भारत में प्राइवेट स्कूल है, आप कहेंगे है। क्या भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या भारत में मेरे साथियों अलग अलग दुकानें हैं रोटी कपड़ा मकान की, बोले है सर बिल्कुल है। आ रही बात समझ में। तो भारत में गवर्नमेंट के भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल कितने सारे हैं। भारत में मेरे साथियों प्राइवेट स्कूल भी है। लेकिन ध्यान रखना, मैं आपको ये इतना बताना चाहता हूं कि भारत में गवर्नमेंट स्कूल जितने भी है, समझना मेरी बात को, गवर्नमेंट स्कूल जितने भी है वहां पर कोई लोग पढ़ना चाहते नहीं है। सबके सब लोग जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में मेरे साथियों एडमिशन दिलाना चाहते हैं। और मैं ऐसा ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप लोग भी बड़े हो जाओगे और आपकी शादी हो जाएगी तो आप अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में तो नहीं ही भेजोगे। क्यों? क्योंकि वहां का एजुकेशन जो है मेरे साथियों वो बहुत कमजोर है। आ रही बात समझ में। तो आप क्या करोगे, आप करोगे मेरे साथियों प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट स्कूल में एडमिट करना। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल वाले ये कह दे कि हम जहां से लिख के देते हैं वहीं से आपको ड्रेस खरीदना है, हम जो आपको सिलेबस देंगे वही सिलेबस आपको खरीदना है और उसी दुकान से खरीदना, उसी शॉप से खरीदना है, तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो फिर क्या करोगे आप इसके लिए? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
तो इसके लिए सरकार चुपचाप देख रही है, सरकार ऐसे चुपचाप ऐसे देख रही है कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोलेगी इसको बैन लगाओ, इसका लाइसेंस रद्द करो, ये बहुत तेज चल रहा है, ये जनता को लूट रहा है। तो सरकार केवल और केवल रेगुलेटर की भांति कार्य करती है। एज अ रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट यहां कार्य करेगी, गवर्नमेंट चुपचाप देखेगी कि कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है, बाकी पूरा का पूरा काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर ही करेगा। आ रही बात समझ में? तो यहां ध्यान रखना है, केवल इतनी बात ध्यान रख लो कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम करता है। आ रही बात समझ में? और मैंने आपको बताया कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कंट्रोल होता है, और कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में बताया था एक बुक में जिसका नाम है दास कैपिटल, और दास कैपिटल को ही समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है। और इस समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में, जो प्राइस का डिटर्मिनेशन है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस कितनी होगी, वो सारा का सारा मेरे साथियों कौन निर्धारित करेगा? गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है रिसोर्सेस के ऊपर। किसी भी वस्तु की कीमत कितनी होगी ये कौन डिसाइड करेगा? प्राइस डिटर्मिनेशन कौन करता है इसके अंदर? तो ध्यान रखिएगा, मार्केट पावर करेगी। और मार्केट पावर किसको कहते हैं? तो डिमांड और सप्लाई को करेगी। बोले कैसे डिसाइड होता है इसके अंतर्गत? तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी कमोडिटी या किसी भी वस्तु या सेवा की कीमत डिमांड अगर ज्यादा होगी और अगर मार्केट में उसकी सप्लाई कम होगी, तो ध्यान रखिएगा उसकी कीमत क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? वहीं पर अगर किसी वस्तु की डिमांड ही बहुत कम है, जैसे गर्मी के दिनों में मेरे साथियों ऊनी वस्त्र, कॉटन, ध्यान रखिएगा, गर्मी के दिनों में, अभी बरसात का दिन चल रहा है, मुझे बताओ कोई जैकेट पहनेगा बरसात में? रेनकोट पहनेंगे, तो जैकेट सस्ती मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में। आ रही बात समझ में? तो यह बात आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है। ये संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर इकोनॉमी है। विकास के आधार पर कि किसी भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ है, तीन प्रकार की है: अल्प विकसित, विकासशील, विकसित। अल्प विकसित में गरीबी, बेरोजगारी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बहुत कमजोर होगा, बहुत बेकार स्थिति होगी, पीने का पानी नहीं होगा, सड़कें अच्छी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा वहां ट्रेन या परिवहन के साधन अच्छे नहीं होंगे, ऐसी बिल्कुल बेकार कंडीशन यहां की होगी। और अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज है लगभग इसके अंतर्गत आएंगे, लेकिन इससे थोड़ी अच्छी सुविधा विकासशील में है, डेवलपिंग इकोनॉमी में है। और भारत की इकोनॉमी यही है। भारत में क्या क्या आप सभी जानते ही हैं। और विकसित में अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रूस, चीन सब आएगा। आप समझ गए होंगे कि यहां की इकोनॉमी में और वहां की इकोनॉमी में कितना अंतर है मेरे दोस्त। तो ये सारी की सारी बातें इससे संबंधित है। और एक है ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी, मैंने बता दिया। ये आपका गर्ल्स हॉस्टल है, ये आपका बॉयज हॉस्टल है। आप समझ गए होंगे इसमें कि क्या मामला है पूरा। तो गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल इतना समझ लो। बंद इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है? तो गर्ल्स हॉस्टल है। और ओपन इकोनॉमी कहां है? तो बॉयज हॉस्टल में है। आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा आप लोगों के लिए। सुनो मैंने क्या क्या पढ़ाया अभी स्टार्टिंग से। मैंने ये बताया, देखो तीनों से क्वेश्चन आते हैं। आज मैं क्वेश्चन भी लेकर के आने वाला था और लेकर के भी आऊंगा ऐसे, तो मैं आपके लिए टेंशन मत लीजिए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमी के कितने टाइप्स है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितने प्रकार की है, या टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बताइए, तो मेरे साथियों इकोनॉमी के टाइप्स को तीन बेसिस पर डिवाइड करके देखा जाता है। सबसे पहला है कि रिलेशन कैसा है, दो या दो से अधिक देशों के बीच में इंटर रिलेशन कैसा है, इसे हम कहते हैं अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था। मुझे पता है ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत टफ पड़ेगी, इसीलिए मैं बहुत आसान भाषा में करके इसको बता रहा हूं कि संबंध कैसा है, एक देश की अर्थव्यवस्था का संबंध दूसरे देश से कैसा है। अगर संबंध है कि भाई जो मेरे पास नहीं है वो तू ले जा और जो तेरे पास है वो मुझे दे जा, तो वो संबंध कैसा है? ओपन संबंध है, ओपन इकोनॉमी है। और इसमें लेन देन होती है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, बात खत्म। आ रही बात समझ में? दूसरा मेरे साथियों क्लोज्ड इकोनॉमी है। ये गर्ल्स हॉस्टल है, ये बॉयज हॉस्टल है, बस आप समझ गए होंगे। बाकी मैंने खूब मेहनत करी आप लोगों के लिए। बाकी ध्यान रखना, डेवलपमेंट कैसा हुआ उस देश की इकोनॉमी का। अगर डेवलपमेंट बहुत वीक है तो हम कहेंगे वो अंडर डेवलपिंग है, बहुत ज्यादा कमजोर है। और अगर डेवलपमेंट थोड़ा अच्छा हो गया तो विकासशील है, डेवलपिंग इकोनॉमी। अगर डेवलपमेंट और ज्यादा अच्छा हो गया तो ध्यान रखिएगा वो क्या है? आपकी विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान रखना है। और रिसोर्सेस पर कंट्रोल किसका है, इसके बेस पर भी मेरे साथियों इकोनॉमी के 3 प्रकार है। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो समाजवादी, और अगर मेरे साथियों प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है तो पूंजीवादी, और अगर दोनों का मिला जुला स्वामित्व है, मिला जुला काम चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा उसे हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। ये सारी की सारी बातें मैंने बता दी, एक बार प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। मैंने हर एक बात बताई है, यहां ईजे मार नहीं लिखा है, बाकी सब कुछ लिखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, और अगर नहीं आती है तो हम लोग बैठे ही हैं, हम लोग किस लिए, फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो चलिए खैर आज के लिए इतना ही करते हैं, अब शेष वार्ता आप लोगों से कल करेंगे। कल से मेरा मतलब है कल रात को 9:30 बजे करेंगे। शीघ्र आपके लिए बहुत सारी चीजें आने वाली है, होने वाली है, ध्यान रखना। संभव है कि आप लोगों के लिए हम लोग जो है वह यूट्यूब पर भी कुछ काम करें। और फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा भैया, जिन लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी है, मैंने विनर बैच में भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जिनको और ज्यादा जल्दी है कि नहीं 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 अभी हाल सब हो जाए, तो मेरे साथियों आप सभी लोगों के लिए यूपी पुलिस का बैच तो फ्री है ही सही। आप यूपी पुलिस में भी मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी लोगों के लिए वो एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर के भी उसको देख सकते हैं। अगर जिनको जल्दबाजी है पढ़ने की, आप वहां से भी कर सकते हैं, बिल्कुल आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। जिनको टाइम की प्रॉब्लम है वो वहां से कर लो, और जिनको मेरे साथियों साथ साथ में पढ़ना है मेरे, वो यहां से कर लो। ऐसा क्या है, हर चीज हो जाएगी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल। उम्मीद है आप सभी साथी बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और खूब अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ऐसी ही कामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, जय हिंद।